Anybody tell me what are subsidies? You can raise your hands. What are subsidies? बोल रिडक्शन इन प्राइस बोलने दे नकुल को अभी. सर हाँ जैसे चिराग ने बोला सर रिडक्शन इन प्राइस फॉर बिलो पीपल विद लो इनकम लेवल्स. जैसे सब्सिडाइज्ड रेट्स पे हमको फूड ग्रेन मिलते हैं, सब्सिडाइज्ड रेट्स पे आपको सिलेंडर्स मिलते हैं. वो you are citing an example. Now you are giving an example. It refers to One at a time. ideas which provided by the government to do technologies. हाँ ये हो सकता है. सुनने तो देख. ये हो सकता है कि सब्सिडीज जो है एक तरह का एक बूस्टर है, एक हेल्प है, किसी को भी दी जाए, चाहे इंडस्ट्रीज को दी जाए, चाहे एग्रीकल्चर में दी जाए, चाहे फॉरेस्ट्री में दी जाए. लेकिन सब्सिडी एक गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्प होती है तो उसको किसी चीज़ को अडॉप्ट कराने के लिए, किसी चीज़ को लागू कराने के लिए. चलो, it is generally agreed that it was necessary to use subsidies. Do you agree? It was. Why subsidies are necessary in agricultural sector? Raise hand. Raise hands. Raise your hands. नकुल अनम्यूट कर बेटा अपने आप को, उसको अनम्यूट कर और कल से यूनिफॉर्म में आना बेटा, ठीक है? सभी यूनिफॉर्म में होते हैं, तू कल से यूनिफॉर्म में आना. और हाथ खड़ा करो. आर्यन बोल. Because farming in India is risky business. एक पॉइंट इसको वन बाय वन लिखना. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट कि फार्मिंग इन इंडिया इज ट्रीटेड एज अ रिस्की बिजनेस, सो गवर्नमेंट गिव सब्सिडीज टू एनकरेज फार्मर्स टू यूज पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी. एक हो गया. और सुमन. सब फार्मर्स पुअर होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. नहीं, सबको बारी बारी. सर इससे जो मतलब पैसे मतलब कम देना पड़ता है उनको. नहीं जो गवर्नमेंट दे देती है सर. और नहीं पुत्र, तेरे को हम पूछ रहे हैं सब्सिडीज एग्रीकल्चर सेक्टर में जरूरी क्यों है. तो एक पॉइंट बता दिया आर्यन ने कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडीज इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इंडिया में फार्मिंग इज कंसीडर्ड एज अ रिस्की बिजनेस एंड टू प्रमोट अ सर्टेन टेक्नोलॉजी, जैसे हाइब्रिड सीड यूज करना है, बट गवर्नमेंट गिव सब्सिडीज कि वो अडॉप्ट करें उस चीज को सब्सिडी के लालच में. ये एक पॉइंट हो गया. अब मैं दूसरा पूछ रहा हूं कि सब्सिडीज एग्रीकल्चर सेक्टर में और क्यों होनी चाहिए. सुमन. बोल बोल. उसने हिंट भी दे दिया था आर्यन ने. प्रीति. कोई बात नहीं प्रीति. सर ताकि न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सके, न्यू टेक्नोलॉजी को सर अवेलेबल हो सके. वो तो बोल दिया ना बेटा हमने. फार्मिंग से वो तो हो गया. वो तो पहले पॉइंट में हो गया. वो तो हम यू आर चूजिंग अ डिफरेंट वर्ड्स टू से द सेम थिंग. सर जो रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंस है वो कम हो सके. अच्छा चलो मान लेते हैं. सारा. सर उन्हें अगर सब्सिडीज लोन्स पे दी जाएगी तो उनका जो बर्डन है फार्मर्स का वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा. चलो ऐसे बोल सकते हैं. नहीं तो प्रीति का पॉइंट को हम आगे लेके जा सकते हैं. प्रीति के पॉइंट को कि इनइक्वालिटी तो रिमूव करेगा ये, क्योंकि सिर्फ जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो इनकरेज होंगे. लेकिन आप कॉन्क्रीट पॉइंट भी दो ना मुझे, कोई कॉन्क्रीट पॉइंट. बीच में आर्यन ठीक बोल रहा था, लेकिन वो पॉइंट को आगे बोलना चाहिए था कि जो पुअर फार्मर है वो तो कभी भी फिर न्यू टेक्नोलॉजी को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा. अगर सब्सिडीज, इन द एब्सेंस ऑफ सब्सिडीज, द पुअर फार्मर विल ऑलवेज रिमेन अ पुअर. ही विल नेवर बी एबल टू adopt a new technology or a new technique for production.
सो दैट इज वाई सब्सिडीज आर नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर. अब मुझे इसके डीमेरिट्स दो. पहले तो यार ये जोशुआ, शुभम, ये सारे कैमरा क्यों आपके ऑफ हो जाते हैं? पता नहीं यार, आई डोंट गेट इट. दिस इज नॉट डन बेटा. ये रिवीजन हम इसको पूरी किताब को करने के बाद इसको रिवाइज कर रहे हैं, तो इसमें आपका पार्टिसिपेशन ज़्यादा चाहिए ना मेरे को. या फिर से मैं ही बोल दूं? मैं ही बोलता है तो फिर तो बोल नकुल. सर ओवर प्रोडक्शन हो सकता है सर इसका डीमेरिट. डीमेरिट तो 2-3 है. सब्सिडीज वाई सब्सिडीज आर बैड, इस तरीके से सोचना कि इसको. हाँ सर, मेरे को एक याद आया ऐसे ओवर प्रोडक्शन. नहीं बेटा, ओवर प्रोडक्शन नहीं. आप इसको ये बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को समझना कैसे है. पहले आप ये सोचो कि सब्सिडी से क्या फायदे किसको पहुंचते हैं, वो इसके मेरिट्स हो गए, और क्या सब्सिडीज के नुकसान हो सकते हैं, उस तरीके से सोचोगे तो आपको एकदम दिमाग. ऐसे अगर एक बोला जाए तो सर, हम अगर हम सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड करने से फार्मर्स को ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही हैं प्रोड्यूस करने की. हाँ सर, जो which leads to overproduction और and which leads to further price reduction. देखो, एक बात होती है कि व्हाट इज, जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक होती है व्हाट ऑट टू बी और व्हाट नॉट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या पॉसिबिलिटीज. तो तू ये कह रहा है पहले पॉइंट में कि ये हो सकता है. देख बेटा, हमको पॉइंट वो लिखना है जिसको एग्जामिनर पढ़े और वो टिक करे. वो है. हमने पॉइंट ऐसा नहीं लिखना है कि जिसको एग्जामिनर पढ़े या क्वेश्चन मार्क उसके दिमाग में आए, ये क्या लिखा इसने, या वो खुद ही फिर बोले यार ये इसको रिलेट कैसे करूं. पहले 3 आपने बोला गिव 3 रीजंस, तो पहले 3 रीजंस ठा वर्गे होने चाहिए. 4th वाला आपका बकवास भी होगा, डजंट मैटर. लेकिन समझ रहे मेरी बात, इस तरीके से. सो व्हाई सब्सिडीज शुड बी विथड्रॉन, और सब्सिडीज के डीमेरिट क्या हैं वो मुझे बताओ. कौन बताएगा? So subsidies are a burden on government finances. Yes, it becomes burden because subsidies are reoccurring in nature, repetitive हैं, और वो गवर्नमेंट के लिए बर्डन है. गवर्नमेंट को वो पैसा पेमेंट करनी पड़ती है, तो गवर्नमेंट के लिए बर्डन बनता है एक. और So do not benefited the poor as well as small farmers. क्या क्या फिर वो तो डीमेरिट कहाँ हुआ? Do not ben- अच्छा, तू ऐसे बोल रहा है कि Do not benefit. इट बेनिफिट्स मोर टू द बिग फार्मर्स, ऐसे लिख. Yes, sir. और स्मॉल फार्मर जो है, Sir, it's correct. जो 2 बोरी बीज लेगा वो 2 बोरी बीज की सब्सिडी खाएगा. जो बीज ही 5 किलो लेगा उसको 5 किलो में सब्सिडी मिलेगी. तो जो रिच फार्मर्स हैं दे आर बेनिफिटेड मोर एज कंपेयर टू द पुअर फार्मर्स. तो ये इसका एक डीमेरिट, ये भी लिख सकते हो आप. और So subsidies did not target the main group which has failed its purpose. नहीं, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि इट इज ऑलवेज एडवोकेटेड कि वंस सब्सिडीज फुलफिल देयर पर्पस, या जो टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करने, जैसे हाइब्रिड सीड्स अडॉप्ट करने थे तो हमने सब्सिडीज चालू की. तो जब सभी लोगों ने अडॉप्ट कर लिया उसको और उसका बेनिफिट भी ले रहे हैं, तो इट शुड बी फेज्ड आउट, कि धीरे धीरे उसको बंद करना चाहिए. क्योंकि इसको समझो इस चीज़ को, मतलब एक तो सरकार पहले पैसे दे रही है, आपको मदद दे रही है कि अच्छी चीज़ यूज़ करो, हम उसको अच्छा मान के चलते हैं. जब वो अच्छी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो और आपको ही फायदा हो रहा है, तो आप फायदा भी ले रहे हो और सब्सिडी भी ले रहे हो. ये कॉन्ट्राडिक्शन है. तो वंस द पर्पस इज अचीव्ड द सब्सिडीज शुड बी फेज्ड आउट, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट डज नॉट. तो वही फिर वृंदा का पॉइंट कि इट फर्दर एड्स अप टू द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट्स. सरकारों के ऊपर बोझ बढ़ता जाता है. ठीक है, लाइबिलिटीज बढ़ती जाती हैं. अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है. सब्सिडीज तो ठीक है, इसके मेरिट डिमेरिट्स 2 भी याद रहेंगे, 3 भी, तो हमारा काम चल जाएगा. अच्छा 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 अच्छा, आप मेरे को ये बताओ अभी कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी क्या थी? हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं.
व्हाट वाज इनवर्ड, एक तो कैमरे तुम्हारे ऑफ होते हैं ना, इससे और सस्पिशियस हो जाता आदमी, क्या फायदा यार, इधर कोई मार्क्स मिल रहे हैं क्या? सर ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए था, इसको अच्छे करके तो बोल गूगल पे सर्च मारा है क्या? गूगल सर्च है सर। बता नहीं ना बनती बात इससे। इनवर्ट ट्रेड पॉलिसी में Sir, it was adopted to attain that. सर प्रतिभा बोल रही है कुछ, प्रतिभा बोल। Sir, it was attained to self-reliance, like Less dependent on others. of domestic. ठीक बोल रहा है बेटा, ठीक बोल रहा है तू, ठीक बोल रहा है बच्चे, ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन देयर इज मच मोर टू इट। इसके अलावा भी है इनवर्ड लुकिंग जो ट्रेड पॉलिसी थी, वो उसमें इट इज नॉट ओनली अबाउट द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस, देयर आर अनदर पॉइंट्स आल्सो। तो वो क्या है? सर मैं ट्राई करूँ सर? Supporting domestic Yes. डोमेस्टिक यस प्रोडक्शन। प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको प्रोटेक्शन देना, एक ये भी उसका इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था। अच्छा, कॉन्ट्रीब्यूशंस बड़ा जनरल से सवाल है, एक एक पॉइंट सारे देंगे, ठीक है। व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर बाय ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडस्ट्री टू इंडियन इकोनॉमी? रोल, या आप ऐसे कह लो इंपॉर्टेंस या रोल ऑफ इंडस्ट्रीज, ऐसे कह लो। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है सर। बेटा वो तो खेती भी करती है, इसमें कुछ अलग था ना, इसमें कुछ डिफरेंट है बेटा। अगर आपने सिर्फ एम्प्लॉयमेंट लिखना है तो वो एम्प्लॉयमेंट तो एग्रीकल्चर भी प्रोवाइड करता है, और अगर आप सिर्फ इतना ही लिख के आ जाओगे कि इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, तो तब भी वो गलत नहीं है, तब भी वो गलत नहीं है। लेकिन इसके लिए इंडस्ट्रीज का एक स्पेशल केस है, ये बैलेंस्ड ऑक्यूपेशन करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो एम्प्लॉयमेंट वहीं हो सकता है जहाँ खेती होती है। अब मणिपुर में कितने किसान होंगे, उत्तराखंड में कितने किसान होंगे, लद्दाख में कितने किसान होंगे? नहीं होंगे ना। या जहाँ बिल्कुल एकदम डेजर्ट है, राजस्थान सूखा है जहाँ पे, वहाँ पे कितने फार्मर्स होंगे? तो एग्रीकल्चर की तो लिमिटेशन है, वो वहीं हो सकती है जहाँ पे सारा कुछ लैंड, सॉयल, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब चाहिए ना उसके लिए तो सूटेबल। लेकिन इंडस्ट्री कहीं पे भी लग सकती है, वो जंगल के बीच में भी लग सकती है, पहाड़ के ऊपर भी लग सकती है, जहां पे खेती नहीं हो सकती इंडस्ट्री वहां पे भी लग सकती है। तो इट क्रिएट्स अ बैलेंस्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन कंट्री। ये दिस इज अ मोर बिगर पॉइंट। वो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लिखना है तो वैसे भी वो ठीक ही है, गलत तो नहीं है। इट इज नॉट एब्सर्ड इफ यू राइट कि इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, ऑफ कोर्स इट डज, वो करता है। लेकिन अगर आप मोर स्पेसिफिक होना चाहते हो तो वो इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, एक ये हो गया कंट्रीब्यूशन या रोल ऑफ इंडस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट कौन देगा? कृतिका बोल, तू कृतिका को बोलने दो। सर इंडस्ट्रीज में जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो बैलेंस्ड होती है। नहीं ये तो हो गया, और नेक्स्ट बोलो कोई। अमन रुक जा, आएगा नंबर आएगा, ठीक बोल रहा है तू। कृतिका बोल बच्चे, कोई तो एक पॉइंट दे। इंडस्ट्रीज इतना कुछ करती हैं देश के लिए, तो कोई एक पॉइंट सोचना।
देखो बेटा, आप पढ़ के नहीं ना आते, फिर ये थोड़ा सा गलत हो जाता है ना फिर। हिमांशु तू बोल, इंडस्ट्रीज का क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? हिमांशु ने सबसे पहले कैमरा ही ऑफ किया। अरे सर, बोल बोल बोल। सर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। यस, ऐसे बोल सकते हो, या आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, इट एक्सेलरेट्स द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्रीब्यूशन तो एग्रीकल्चर का भी है, इंडस्ट्री का भी है, टर्शियरी सेक्टर का भी है, तीसरों का है। फिर वही वाली बात आ गई ना कि आप ऐसे लिख दो कि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, तो वो स्टेटमेंट तो गलत नहीं है, लेकिन हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि इट स्पीड्स अप द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होता है। लास्ट ईयर पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होता है, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स अप्लाई होता है। एंड इट इज ऑलवेज इंडस्ट्रियल सेक्टर विच बूस्ट्स और विच ब्रिंग्स एक्सेलरेटेड पेस टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये बिकम्स द बिगर पॉइंट। तो ऐसा नहीं है कि तू गलत बोल रहा है ना, मैं उसको थोड़ा सा और फर्निश करके बता रहा हूं कि ज्यादा अच्छा होगा हम ऐसा लिखें तो इट एक्सेलरेट्स द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। दो हो गए। और कोई? बलराम बता एक पॉइंट, मैं नाम लेता हूं ना, बलराम। यस सर। रोल ऑफ इंडस्ट्री। रोल ऑफ इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट। कंट्री हाँ, एक्सपोर्ट्स बोल सकते हो, लेकिन हम तो ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं ना। जो इंडस्ट्रीज वाला सामान है वो तो हम इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट में तो कॉम्पोजिशन हमारी वो है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलती है। आवर इंपोर्ट्स आर मोर ऑफ फिनिश्ड गुड्स विच वी इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज। हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड हैं। तो इसमें पॉइंट कौन सा आना चाहिए? इट हेल्प्स इन बिकमिंग सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। कि इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंस अगर पाना है तो इंडस्ट्रीज को ही डेवलप करना है, क्योंकि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमको चेंजेस लाने हैं। हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, हाई एंड टेक्नोलॉजी है या मैकेनिकल चीज़ें हैं। तो हम उनको अगर प्रोड्यूस करना चालू करेंगे तो सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे ना। तो ये पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं कि इट ब्रिंग सेल्फ रिलायंस। समझ आया? और बताओ। increase in investment. चिराग को बोलने दे। चिराग, अमन तेरा पॉइंट ठीक है तो उसको बचा के रख, उसको लास्ट में भी बोल सकते हैं, अभी तक किसी ने नहीं टच किया हो। चिराग बोलने लगा, चिराग बोल। Sir, increase in investment. यस, इट ब्रिंग्स इन्वेस्टमेंट। Investment. इंडस्ट्रीज होंगी और आपकी और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, तो इट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। लेकिन आप उसको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ दो या कैपिटल फॉर्मेशन के साथ तो वो ज्यादा सूटेबल होगा। नहीं? Yes, sir. वो भी लिख सकते हैं वैसे आप। और कोई पॉइंट किसी का? तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अमन बड़ी देर से बोल रहा था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बिल्ड करता है। इंडस्ट्रीज इन कंट्री डेवलप्स और स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। वो कैपिटल फॉर्मेशन को स्पीड अप करता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है कंट्री का। और कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी नहीं, विकास, वो विकास जो तू लिख रहा है बेटा पॉइंट, ये थोड़ा सा सोशल पॉइंट है। हम सीधा सीधा बोल रहे हैं इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, मतलब इन इकोनॉमिक्स टर्म्स। हाँ, ये हो सकता, ये भी अमन ठीक बोल रहा है। सोर्स ऑफ मैकेनाइजेशन, कि मशीनीकरण का भी आधार है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज ही हिंदुस्तान में जब आई तो सभी चीज़ों का मशीनीकरण हुआ, चाहे वो एग्रीकल्चर थी उसका भी मशीनीकरण हुआ, हर चीज़ का मैकेनाइजेशन हुआ। तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ मैकेनाइजेशन ऑल्सो। गुड बेटा, ठीक है। और हाँ, अरे नहीं तो बोल दिया ना, स्पीड अप द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बोल दिया हमने। डायनामिज्म लाता है इकोनॉमी में,
अगर हमारी इकॉनमी पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे ही आधारित होती, बेस्ड रहती, डिपेंडेंट रहती, तब तो बाढ़ जिस साल आती तब भी बर्बाद थे हम, बारिश कम पड़ती तब भी बर्बाद थे हम। इंडस्ट्रीज ही हैं विच ब्रिंग डायनामिज्म टू योर इकोनॉमी। विविधता लाती है कि एक सेक्टर थोड़ा कम अंडर परफॉर्म कर रहा है तो दूसरे को आप बूस्ट अप कर सकते हो। अभी जब कोरोना में हमको जो नुकसान हुआ है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ही तो नुकसान हुआ है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तो सारी हुई, 2 फसलें निकल गई इस दौरान 6 महीने में। इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही इंपैक्ट हुआ है। और देख लो जीडीपी हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन -29.4% है, तो कितना इंपैक्ट हुआ है। तो डायनामिज्म लाती है ना इंडस्ट्रीज, इकोनॉमी के अंदर विविधता लाती है। ये भी एक पॉइंट हो गया। तो कितने हो गए? डायनामिज्म लाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पीड अप करती है, सोर्स ऑफ मैकेनाइजेशन है, सेल्फ रिलायंस बनने में हेल्प करती है, फिर बैलेंस्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इट ब्रिंग्स ऑन टेबल। सो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंस या रोल या सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रीज टू इंडियन इकोनॉमी। आई होप यू गेट इट। नाउ IPR 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो था वो कौन बताएगा? अमन ही पढ़ के आया है मेरे ख्याल से, हम वही हाथ खड़ा कर रहा है, बाकियों के तो कैमरे बंद हैं, कईयों के कैमरे बंद हो जाते हैं। अगर किताब देखनी होती होगी इन्होंने नीचे, या कॉपी देखनी होती होगी, तभी होते हैं कैमरे बंद, ऐसे तो नहीं होते। तो आप फॉर्मेलिटी ये करना चाहते हो, आप पढ़ना नहीं चाहते, तो मैं भी आपको फिर करा करके सिलेबस खत्म करता हूँ। मैं इसलिए इतनी हेडेक लूँ? ये तो रेसिप्रोकेशन होती है, जैसा आप करोगे वैसा रेसिप्रोकेट मैं करूँगा। तो मेरे को तो बड़ी तगड़ी आती है फिर फॉर्मेलिटी करनी। अगर आपको फॉर्मेलिटी ही करनी है, सिर्फ ये दिखाना है घर वालों को कि हम पढ़ रहे हैं और असल में नहीं पढ़ना है आपको, तो ठीक है फिर कल से दमशराज खेल लिया करेंगे यहाँ पे। बोल अमन। It refers to a package of policies which cover various issues that is connected, related to the industries policy of the country. ये इंट्रोडक्शन के लिए ठीक है, लेकिन आगे व्हाट इज IPR? और 1948 में पहला बना था, लेकिन आपके सिलेबस में 1956। Sir, may I? यस, वो मुझे पता नहीं चल रहा कौन है ये। Sir, वृंदा, ओके। Brinda. हाँ वृंदा। Sir, in IPR 1956, there were 17 industries reserved for the public sector. Start with. Industries, Oh, you are absolutely right. Let me intervene. The first point will become that industries were classified in 3 categories. sorry, sir. Yes. Now carry on. Industries were classified into 3 categories. और बाकी चुप रहो ना अब। 17. There were 17 industries reserved for the public sector. Yes. Then there were 12 industries jointly owned by the public and private, in which the public sector will cover, the private sector would. Third category was open for private sector. Yes, the third category was solely reserved for the private sector. Then there was the policy of licensing. In which licenses were easily obtained to open industries in backward regions. And then there were tax concessions. Yes. In which sometimes industries were given tax Industrial concessions. free taxations. हाँ. Free taxations, and they were given subsidies. Subsidies also. Very good बेटा, शाबाश शाबाश, very good. और इसके अलावा कोई फिर से रिपीट करना चाहता है 1956 IPR?
इस लड़की ने पूरा कवर किया आंसर। 3 ही फीचर थे इसके, पहली क्लासिफिकेशन, दूसरी लाइसेंसिंग, तीसरी इंडस्ट्रियल कंसेशन, इसने तीनों कवर किए हैं। अब रिपीट करना चाहेगा कोई? कोई नहीं। अरे IPR 1956 रिपीट कर मतलब पॉइंट्स फिर से रिपीट करेंगे तो जो 2 बार सुनेगा तो ज्यादा कुछ जाएगा ना दिमाग में कईयों के। बोल देता हूँ सर, मैं बोल बोल देता हूँ। बोल। 3 टायर क्लासिफिकेशन, ठीक। 3 टायर क्लासिफिकेशन में शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए थी। हाँ सर शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज थी जो जिसमें प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों के लिए थी। कंट्रोल। हाँ चलो शेड्यूल 3 में रिमेनिंग जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सारी थी ठीक। प्राइवेट सेक्टर के लिए। हाँ फिर सर उसके बाद था टैक्स कंसेशन, जिसमें आपको टैक्सेस और सब्सिडीज वगैरह का वो रिबेट मिलता था, इंसेंटिव्स है। हाँ फिर उसके बाद था सर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट लाइसेंसेस इश्यूज की वो इशू के लिए वो थी, और एक्सपैंड करनी है अगर आपने इंडस्ट्रीज वगैरह तो उसके लिए लाइसेंस मैंडेटरी थी। ठीक बोल रहे हो, लेकिन इंडस्ट्रियल जो लाइसेंसिंग इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन कि व्हाट आर द व्हाई द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का क्या रोल था? सो इट हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक तो रीजनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए लाइसेंस उसी को दिया जाता था जो बैकवर्ड एरिया में खोल रहा है, लाइसेंस उसी इंडस्ट्री को दिया जाता था जो डिप्राइव्ड क्लासेस को नौकरियां दे रहे थे, लाइसेंस उसी एरिया को दिया, उसी इंडस्ट्री को, मतलब लाइसेंस वाज यूज्ड, होल्ड ऑन, licensing was used to bring equality और a balanced growth। तो वो बैलेंस ब्रिंग आया इसके कारण, लाइसेंसिंग पॉलिसी के कारण। और इंडस्ट्रियल जो कंसेशन दी गई, जैसे कईयों को छूट दी गई, कई तरह के टैक्स हॉलीडेज दिए गए, और वो भी बैकवर्ड एरियाज और बैकवर्ड पीपल या बैकवर्ड स्टेट्स को डेवलप करने के लिए ये दिया गया। तो देखा जाए तो अगर आप लॉजिक लगाओ, हम 47 में आज़ाद हुए और 1948 में पहला रेजोल्यूशन आ गया 1948 का। उसके फीचर क्या थे? उसमें इंडस्ट्रीज को 4 में क्लासीफाई किया था, ऑलमोस्ट सेम ही है। फिर लेबर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, नो नेशनलाइजेशन फॉर नेक्स्ट 10 years, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस, ये सब थे उसमें। फिर 1956 में दे शिफ्टेड फोकस ऑन बैलेंस्ड ग्रोथ, कि जो डिप्राइव्ड एरियाज हैं, जो जंगल वाले आदिवासी एरियाज हैं, उनको डेवलप किया जाए। इसीलिए 1956 का IPR थोड़ा स्पेशल है। क्लासिफिकेशन 3 में कर दी, पहली कैटेगरी जो पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल्ड या गवर्नमेंट ओन्ड रहेगी, 17 इंडस्ट्रीज। लेकिन सेकंड कैटेगरी आपने ना, तूने फेज में बताया, बृंदा ने वैसे बताया, लेकिन उसमें क्या था कि विच कैन बी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। उसमें यह नहीं था कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके खोल सकते हैं, नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं था। पहला वाला जो प्योरली गवर्नमेंट कंट्रोल रहेगा। सेकंड कैटेगरी में विच कैन बी ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, जैसे नेशनल और लिमिटेड कंपनियां होती हैं। एंड द थर्ड कैटेगरी वाज ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। ये थी क्लासिफिकेशन 1956 के IPR के साथ। फिर बाकी वाले 2 पॉइंट तो हम डिस्कस कर चुके। एक है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग विच वाज यूज्ड टू ब्रिंग द balanced regional development, and second industrial concessions again to boost the industrial production in the areas which were left behind, जो ज़्यादा पिछड़े हुए एरियाज थे। तो ये जैसे कई तरह की चीप टैरिफ, सस्ती बिजली, रेंट फ्री, टैक्स माफ, इस तरह की कंसेशन दे के उनको एनकरेज किया जाता था। तो ये आ गया आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। और रोल या कंट्रीब्यूशन या इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज हम डिस्कस कर चुके, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज में तो ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर आप मुझे ये बताओ, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज? कैन एनीबॉडी टेल मी? Yes, sir. बोलो, बोल निशा। Sir, small were for labor intensive and large scale were capital intensive. मैं लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल नहीं पूछ रहा बेटा,
मैं स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री का डिफरेंस पूछ रहा हूं। वो तू ठीक बोल रहा है पुत्र, जो तू बोल रहा है वो ठीक है, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल का डिफरेंस, लेकिन मैं स्मॉल स्केल और कॉटेज में पूछ रहा हूं। देख लो, एक एक घंटा 40। सर मैं ट्राई हाँ ट्राई क्यों नहीं करनी, बिंदास बोल। सर जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है वो मैक्सिमम ज्यादातर टाइम सर गांव में होती है, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है सर वो अर्बन या सेमी अर्बन एरियाज में रहती हैं ज्यादातर। टेकन दिस पॉइंट ले सकते हैं हम, क्योंकि फैमिली रन बिजनेस होता है, वो बिल्कुल ही गांव घर के अंदर ही बैठ के किया जाता है कॉटेज इंडस्ट्री, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थोड़ा सा साइड पे किया जाता है। लेकिन हम 12th क्लास में पुत्र ये लिख नहीं सकते ना, ये हमारा क्या इतना हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से फिर ये पॉइंट तब लिखा जा सकता है इन द वर्स्ट केस सिनेरियो कि आप सब कुछ ही भूल गए हो, वॉश आउट हो गए हो, तब हम इस तरह का कुछ भी लिख सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि तेरा पॉइंट इलॉजिकल है, जो बात बिल्कुल सही बोल रहा है, इसको आप सेकेंडरी थर्ड फोर्थ पॉइंट रखो। प्राइमरी डिफरेंस क्या है? इन्वेस्टमेंट। दूसरा आधार डिफरेंस का क्या है? लेबर हायर्ड। तीसरा आधार डिफरेंस का क्या है? टेक्नोलॉजी यूज्ड। स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज हमेशा इकट्ठी ही गिनी जाती हैं। आप कभी देखो स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज कहा जाता है, अभी तो उनको नाम इंडिया में दे दिया गया है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अभी हम उसको SSI नहीं कहते आजकल, पहले हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो भी पढ़ रहे हैं हम, आजकल उसको कैटेगराइज किया गया है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब डिफरेंस समझने के लिए क्या पता पेपर में आ भी जाए, लेकिन आप तो समझ लो। पहला इन्वेस्टमेंट लेस देन 5 करोड़ कॉटेज इंडस्ट्री, और अप टू 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ भी अपर लिमिट ही है उसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। 15 से 20 हायर लेबर करके, लोकली अवेलेबल, सेमी स्किल्ड, बहुत ट्रेंड इंजीनियर्स वगैरह नहीं, लो स्किल्ड लेबर हायर करके जो 10-15 लेबर को बैठा हुआ है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और कॉटेज इंडस्ट्रीज में फिर फैमिली मेंबर ही काम कर रहे हैं, उसमें लेबर हायर नहीं की हुई। ये दूसरा डिफरेंस। तीसरा टेक्नोलॉजी कर लो, ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज होती है कॉटेज इंडस्ट्रीज में, क्योंकि वो घरेलू बिजनेस है, तो वो परंपराओं से जो चल रहा है वही चलता आ रहा है। जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कंपैरेटिवली थोड़ा मॉडर्न टेक्निक्स यूज की जाती है। ये डिफरेंस बना सकते हो आप स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज का। अदरवाइज दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि बोथ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री यूज लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स, तो वो लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल को यूज करते हैं। हो नहीं पाएगा आज, ऐसा करते हैं, नहीं, लेट्स गिव इट अनदर चांस। कल हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और फॉरेन ट्रेड को आपका पढ़ के आओ, और यही बड़ा चैप्टर है, बाकी चैप्टर तुम्हारे छोटे छोटे ही हैं। ओके सर। पर फायदा तब होगा जो आज पढ़ा है इंडस्ट्रीज के बारे में, कम से कम उसको एक रीडिंग मार लेना।